नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनका नाम है आनंद कुमार मिश्रा और 15 से 16 साल का इनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने देश के राष्ट्रीय चैनलों में, इसके अलावा रीजनल चैनलों में, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इनकी बहुत गहरी पकड़ है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब कैसे क्या चीज़ें बदलती हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव के पहले किस तरीके की हलचल होती है और कैसा पब्लिक का मूड रहता है, उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होता है, उत्तर प्रदेश की पब्लिक चुनाव के पहले किस तरीके का मूड बनाती है। कई सारे सर्वे की ये हिस्सा रहे हैं। चुनाव के पहले जो ओपिनियन पोल होते हैं उसका ये हिस्सा रहे हैं। कई सारे बड़े बड़े चैनलों में इन्होंने बड़ी टीम का नेतृत्व किया है, संचालन किया है। आनंद मिश्रा जी से आज मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बहुजन समाज पार्टी का अभी हाल ही के दिनों में कई सारे ब्राह्मण पत्रकार और एक बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के लोग एक्टिव रहते हैं, आजकल बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं। आनंद मिश्रा जी से मैं इन सारी चीजों को लेकर के जानने की कोशिश करूंगा। आनंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक भारत डेली पर। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को, जो 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको कैसे देख रहे हैं अभी? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 में जो चुनाव आएंगे वो एक बड़े बड़े बदलाव की स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में बन रही है। और हो सकता है कि जो है चीज़ें आगे आने वाले समय में हमको एक जो पॉलिटिकल जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक जो स्तर है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो बदलता हुआ भी मिल सकता है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें हैं, आप इसके पहले लोकसभा चुनाव को आप देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में भी जो है जो अखिलेश यादव का जो एक नारा था, जो संविधान बचाओ, चाहे राहुल गांधी जी का नारा रहा हो, कांग्रेस का नारा हो, तो कहीं ना कहीं वो जो है लोकसभा चुनाव में भी इसका असर हुआ। और आते अभी जो चीजें बन रही हैं उसमें यही बन रहा है कि अभी अखिलेश यादव जो विपक्ष के उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी का जो एक राजनीतिक कद है वो है, और उत्तर प्रदेश में जो योगी का कद है। तो ये जो कद है, इनको जब जनता बैठती है चाय की दुकान पे, चाहे वो छोटे छोटे टी स्टॉल हैं गाँव में, शहरों में, नुक्कड़ पे, जो मोहल्ले में है, वहाँ पे जब चर्चा होती तो हम देखते हैं कि लोग एक कद आंकते हैं, कद कैसा है, लोग नेता का कद क्या है। तो जो लोकसभा चुनाव था और आने वाले समय में जो 2027 में जो चुनाव होगा उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है बदलाव आपको देखने को मिले। क्यों? क्योंकि जो एक तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि संविधान के बारे में जो एक चीजें जो विपक्ष के नेताओं ने बताई कि संविधान बचाओ और चीजें जो आगे खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो ये सब सारी चीजें जो है उनका उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। और यूपी में भी बड़े पैमाने पे जो सत्ता पक्ष है उसको नुकसान हुआ। और जो है, लेकिन उसके बाद जो है इन लोगों ने जो है उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें एक बड़ी जीत हासिल की है। दूसरा एक चीज ये है कि आपको क्या लगता है, जब उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और विपक्ष की तरफ से, खासकर इंडिया गठबंधन की तरफ से एक नैरेटिव चलाया गया कि संविधान और आरक्षण खतरे में है, उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के कई सारे जो सांसद हैं, बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से एक बयान आए, स्टेटमेंट आए लोगों की तरफ से, जिसमें अपने यूपी के भी एक सांसद थे और इसके अलावा राजस्थान के भी और बेंगलुरु कर्नाटक के भी एक नेता, बड़े नेता हैं जो मंत्री भी हैं, कि अगर 400 सीटें आईं तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ये सब सांसदों, छोटे छोटे जो नेता हैं, उनकी तरफ से इस तरीके के बयान है, बीजेपी की बड़ी लीडरशिप की तरफ से इस तरीके के बयान नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष ने एक नैरेटिव चलाया, संविधान आरक्षण खतरे में है, तो इससे बहुत बड़ा डैमेज हुआ बीजेपी को? देखिए, अभी जो है, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का, वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो चाहे मायावती के साथ रहा हो तो मायावती की सरकार बनी, चाहे मुलायम सिंह के साथ रहा हो तो मुलायम सिंह की सरकार बनी, और चाहे बीजेपी की सरकार के साथ गया है तो बीजेपी की सरकार बनी है। जब सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात की उन्होंने, तो ब्राह्मणों ने उनको भरपूर वोट दिया। समझ रहे ना? ब्राह्मण देखिए, आप एक चीज समझने का प्रयास करिए, ब्राह्मण किसी के विशेष के साथ नहीं जाता है। ब्राह्मण जो देश के हित में काम करेगा, जो समाज के हित में काम करेगा, जो सर्व समाज के हित में काम करेगा, ब्राह्मण उसके साथ जाएगा। ब्राह्मण अपना हित कभी नहीं देखता है। समझ रहे हैं आप? तो आप समझिए कि मायावती ने जब स्टार्टिंग में, आप समझिए कि जब मायावती ने सर्व समाज की बात की तो मायावती के साथ ब्राह्मण गया। इसके पहले जब अखिलेश यादव
का एक जो उदय हुआ था अखिलेश यादव का, लोगों ने कहा कि नहीं सब समाज के नेता हैं और आगे आने वाले समय में एक परिवर्तन लाएंगे, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, आर्मी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो ये सब चीजें जब पब्लिक में जो है पब्लिश हुई, जब ये मार्केट में गया, तो ब्राह्मण को भी लगा अरे भाई बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है ना, और अखिलेश जी आएंगे, पूरा समाज बदल देंगे। लेकिन जब जो है ये अखिलेश, सपा नहीं, दूसरा बसपा के साथ गए 2007 में, 12 में सपा के साथ चले गए, जी तो भाजपा में 17 में आ गए भाजपा के साथ, तो भाजपा में क्या उनको बढ़िया दिखा है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने जो एक देशभक्ति, जो ईमानदारी, सच्चाई, जो अनुशासन की जो एक बात होती है, वो बीजेपी में ब्राह्मणों ने देखा कि भाई जो राजनीति है वो शुचिता और जो है ईमानदारी और जो है कर्तव्य परायणता, ये जो कठिन शब्द मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्लेश शब्द, ये इन पे चलती है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आई अभी जिनमें लोगों को लगता है कि नहीं, भ्रष्टाचार तो अभी भी थानों में वैसे ही है, चीजों में बना हुआ है, लोग जो है निचले स्तर पे लोग पैसा ले रहे हैं, ऊपरी स्तर पे चीजें एक जो योगी जी के स्तर पे है वो मेंटेन हुई हैं। लेकिन जो निचले स्तर है जो सरकार का, उसमें अधिकारी जो है ठेकों में भी आज आप देखिए जो है बड़े पैमाने पे लोग एक कमीशन जा रहा है, कमीशन लेते हैं, अधिकारी कमीशन लेते हैं, छोटे छोटे जो जेई हैं, सड़क सड़क बनने में कमीशन जा रहा है। अच्छा, लेकिन बसपा की जब सरकार थी तो कहा जाता कि उस समय जो बड़े पत्रकार हैं यूपी के, तो कहा जाता है कि जब बसपा की सरकार थी तो अधिकारियों के अंदर इतना खौफ रहता था, अधिकारी डर के मारे, जैसे पता चलता था उनको कि आज बहन जी का उनके जिले में दौरा है, प्रोग्राम है, तो अधिकारी डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे, ऐसा कहा जाता है। तो जब बहन जी की सरकार थी उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत कंट्रोल में था। आज कई बार आरोप लगते हैं सरकार पर कि जो अधिकारी हैं, जो आईएएस लॉबी है, वो कहीं न कहीं दो जगह में झूलती रहती है, कहीं दिल्ली कहीं लखनऊ के बीच में झूला झूलते रहते हैं। और कई सारे अधिकारी इस समय मंत्रियों की भी नहीं सुनते, आपने देखा होगा कई सारे विभागों में ट्रांसफर हो जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं, मंत्रियों तक को पता नहीं चलता है। और इसके अलावा बीजेपी के घटक दल के कई सारे नेता खुलेआम कह चुके हैं कि उनके विभाग में जो काम होता है, अधिकारी उस काम को जो है वो मंत्री कुछ और करना चाहता है, अधिकारी करने नहीं देते हैं। बात आपकी सही है रमा जी। देखिए, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि जो अधिकारी है वो अभी भी चेत नहीं रहा है, ठीक है ना, और खासतौर से अगर डीएम एसपी जिले का वो मतलब आप समझिए भ्रष्टाचार अगर चाह ले तो जिला तो मुक्त हो जाएगा भाई। अगर वो 2 दिन जो है जो जिला चिकित्सालय है, जो वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज सरकार ने बनाए हैं, 2 दिन जो है वो डीआईओएस के ऑफिस में बैठ ले, जो शिक्षा का बड़ा ऑफिस होता है, 2 दिन वो बीएससी के ऑफिस में बैठ ले, हफ्ते में महीने में 2 दिन बैठ ले, और छोटे छोटे जो जिला पंचायत स्तर पे जो जो कार्यालय है वहां बैठ ले। अगर डीएम चाह ले तो भ्रष्टाचार तो किसी स्तर पे कम नहीं हो सकता, मतलब कम हो जाएगा, आप समझिए। वैसे एसपी है, बहुत जो जिले हैं 7-8 थाने, 14 थाने, 10 थाने, 15 थाने किसी में है, तो अगर महीने में वो एक थाने में एसपी जाके बैठ जाए कि मैं इसकी आज जांच पड़ताल करूंगा, तो आप समझिए कि अगर आईपीएस जो जो अधिकारी है, पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो थाने में अगर बैठेगा एक दिन जाके महीने में, समझिए आप, तो भ्रष्टाचार एकदम से खत्म हो जाएगा अगर ये प्रक्रिया चले तो, समझिए आप। लेकिन आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आज आप समझिए कि जो उनके पर्सनल नंबर हैं, जो उनके सीयूजी नंबर हैं, आप फोन करिए, लगाइए किसी दिन, तो उनके सीयूजी नंबर वो खुद नहीं उठाते हैं। और ये आदेश यहाँ से सरकार से है कि आप भाई सीयूजी नंबर उठाएंगे, जो आईएएस हैं, आईपीएस जिले के जो डीएमएसपी हैं नंबर उठाएंगे, नंबर उठाते नहीं। उनके जो पीआरओ है वो नंबर उठाते हैं रात में 10 बजे, कहते हैं सर अभी ये कर रहे हैं, सर अभी वो कर रहे हैं। मैंने खुद कई ऐसे जो है जिलों में फोन किया है, तो उनके जो अधिकारी है फोन नहीं उठाते हैं, आप समझिए। तो भ्रष्टाचार कम करने में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझिए। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी एक बहुत बड़ा मैंने देखा कि जब सीज फायर हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए, तो इसमें अभी तक एक धारणा बनी हुई थी कि मोदी सरकार जो है वो देश की रक्षा, सुरक्षा, अखंडता और इन सब चीज़ों से समझौता नहीं कर सकती है। लेकिन जब एक तरफ सीज फायर के भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सीज फायर की घोषणा हो रही थी, उसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और भारत में तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा है कि उनके अमेरिका के राष्ट्रपति की जो है दखल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का समझौता हो पाया। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय जी, उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये भारत सरकार की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। तो उनके 1 घंटे के बाद मैंने उनका पूरा ट्वीट पढ़ा था, तो उस पर 2500 लोगों ने 1 घंटे में ही कमेंट किए थे।
ऐसा पहली बार है 11 साल की बीजेपी सरकार में, जब वो वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, जिसको सवर्ण वोटर कहा जाता है, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये सब वोटर बीजेपी का एकदम पैक्ट वोटर, काडर वोट है, ये बीजेपी के पास जा रहा है अभी 10-12 साल से। तो मैं उस ट्वीट को देख रहा था लगातार, उसमें बहुत सारे निगेटिव कमेंट थे और सब लोग कह रहे थे कि ये जो सरकार है, सेना युद्ध जीतने के बहुत करीब पहुंच गई थी और इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था। इस बार भारत का पक्ष बहुत मजबूत था। पहलगाम में 27 लोगों की जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर पूछ करके हत्या की, इस बार तो पीओके छीन लेना चाहिए। लेकिन जब सेना आगे बढ़ रही थी तो सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। अब आरोप लगने लगे, डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान आया है कि ट्रेड करना, व्यापार करना है, तो भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकना पड़ा। तो ये जो दबाव एक तरीके से भारत पर पूरा ग्लोबल, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत पर जो है विदेशी ताकतें या कहीं न कहीं अमेरिका हावी हुआ है फैसले लेने में। इससे भारतीय जनता पार्टी का एक डाउनफॉल हुआ है और अब शायद इसका बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़े। देखिए, आपको बता दें कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है। इससे बहुत सारे लोग, जो गांव के लोग, खासतौर से शहरों में नहीं, जो गांव के लोग हैं, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि राष्ट्र प्रेम और ये सब चीजें जो हैं, इन्हीं सब चीजों की वजह से बीजेपी से लोग जुड़े थे। जी जी जी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सीज फायर का जो निर्णय सरकार ने लिया था, और ट्रंप का जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने जब उनका ये एक ट्वीट आया, उसके बाद ये निर्णय लिया गया और ये आदेश भी जारी हुआ। उसके बाद सेना ने शाम को जो है 5:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बताया था कि हम सीज फायर कर रहे हैं और आगे जो है युद्ध में एक व्यवस्था दी जाएगी, उसके तहत जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप समझिए, देखिए, इसका जो आपने ट्वीट का, जो अमित मालवीय के ट्वीट का जो आपने जिक्र किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो तात्कालिक ट्वीट आया हुआ था और ये सीज फायर उसी समय किया गया था। जो भारत के लोग थे, या मैं खुद अपने आप को कह रहा हूं कि जब मैंने ये सुना तो एक बार मैं अचंभित रह गया कि भाई, आज अभी तो कल इतने बड़े पैमाने पे जो है वो ड्रोन जो है पाकिस्तान ने रात में दागे, पाकिस्तान पंजाब में दागे, गुजरात तक दागे, गुजरात के कुछ एरिया उसमें थे किनारे के, जम्मू कश्मीर में जो है ड्रोन का अटैक हुआ। लेकिन जो भारतीय सेना थी, उसने जितने ड्रोन थे उसको पूरी तरीके से तबाह किया, तोड़ा। और जो भारतीयों का जो भारतीय सेना का जो आर्मी का अटैक हुआ पाकिस्तान पे, वो बहुत बहुत दूर तक हुआ, अंदर तक हुआ। ये चीजें धीरे धीरे निकल के सामने आ रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भी आई। हाँ, सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। तो लोगों को समझने में देर लगी कि भारत ने क्या किया है। भारत को लगा कि भारत के जो लोग हैं, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो उनका आत्मसम्मान, भारतीयों के लिए सबसे बड़ी चीज है आत्मसम्मान। उनके आत्मसम्मान को ठेस लगी, वो मर जाना चाहते हैं लेकिन वो हार नहीं पसंद करते हैं। और कई, देखिए, भारत जो है वो कई विभिन्न जातियों और संप्रदायों में विभक्त देश है। तो कई ऐसी जातियां हैं जिनका खून खोलने लगा उस समय, आप समझ रहे हैं ना, खून खोलने लगा। ये सरकार ने क्या फैसला? हाँ, अरे ये क्या कर दिया फैसला, ये तो मैं अगर आप जो है मेरी सातों पुश्त आप ले जाते बॉर्डर पे, तो मैं जो है अपना दे देता। तो कई ऐसी जो जातियां हैं, कई ऐसे जो संप्रदाय हैं, उनका खून खोलने लगा अचानक कि भाई, इस रात में तो कल पाकिस्तान जो है अटैक कर रहा था, अचानक ऐसा आज क्या हुआ दिन। उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हम लोग बात करते हैं। 2027 का इस बार उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत टर्निंग पॉइंट वाला है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि वो हैट्रिक लगाए। हालांकि ये भी बीच बीच में खबरें आती हैं कि बीजेपी दिल्ली में और लखनऊ के बीच में तनातनी चलती रहती है। दूसरा एक ये भी मैसेज जा रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर भी जा रही है। तीसरा ये है कि इंडिया गठबंधन इस बार सपा और कांग्रेस जो है वो भी मजबूती से लड़ना चाहेगा। उसका संविधान और आरक्षण बचाव वाला जो नैरेटिव है वो भी काम कर गया। बहुजन समाज पार्टी इस बार जो है बहुत मजबूती के साथ वो भी मैदान में आ रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक समय में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी। लेकिन इस बीच में एक मैसेज ये जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोटर है उत्तर प्रदेश का, और एक जो मैसेज गया कि ठाकुर और वर्सेस ब्राह्मण वाला, और कहीं कई जिलों में ऐसी खबरें आई कि जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया बहुत सक्रिय रहते हैं। वो ये कह रहे हैं उनकी तरफ से कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है तो उसमें ब्राह्मण समाज अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करता है। देखिए, मायावती जी पर तो इसके पहले भी लोगों ने विश्वास किया था और कई बार विश्वास किया है, सरकार बनी है मायावती जी की।
इसके पहले। और जो ब्राह्मणों का जो कद होता है मायावती की सरकार में, कैबिनेट में जो सब कद होता है वो बड़ा कद होता है, बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं, नकुल दुबे उसके बाद रामवीर उपाध्याय, रंगनाथ मिश्रा, नकुल दुबे, ब्रजेश पाठक, ये सारे सारे रामवीर उपाध्याय, ये सब सारे लोग उसी में, जो कैबिनेट के मंत्री हैं सारे उसी में थे, बसपा कैबिनेट में ही थे, और आज जो है किसी और सरकार में जो है अपना सहयोग दे रहे हैं। तो जो ब्राह्मणों का कद है वो मायावती सरकार में अच्छा रहा है, और इस बार जो है मायावती काफी बड़े पैमाने पे ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, और ये अच्छा भी है क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें जो है हर पार्टी को मजबूत होने की दरकार रहती है। और क्योंकि मायावती जी का जो अपना वोटर है वो तो साथ में रहता ही, अगर ब्राह्मण भी साथ आ जाता है तो मायावती सरकार बन सकती है, आप समझ सकते तो हैं। इस बार क्या लग रहा है, ब्राह्मण आ रहे हैं साथ में? देखिए, ब्राह्मण तो जो ब्राह्मणों का हित चाहेगा, जो ब्राह्मणों का भला चाहेगा, और जो ब्राह्मणों के लिए काम करेगा, हमेशा से ब्राह्मण उसके लिए दिल खोल के काम करता है, दिल खोल के वोट देता है। इसके पहले तो आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे सरकारें बनी, कैसे कैसे लोगों ने वोट अच्छा, दिया। दूसरा सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी के साथ लगातार बने हुए हैं, इसका भी इस बार कोई मैसेज जाएगा ब्राह्मणों के बीच में? देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा जी का तो एक जो अपना जो ग्राउंड है वो, क्योंकि वो जो है वकालत पेशे से जुड़े हुए हैं, तो वकालत पेशा भी एक उनका अपना है, और जो पॉलिटिकल ग्राउंड है वो शुरुआत से ही बसपा के साथ रहा है, बहन जी के साथ रहा है, मायावती जी के साथ रहा है, तो वो जो है लगातार बने रहेंगे, आने वाले समय में भी बने रहेंगे, क्योंकि जो है इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे जो उनके साथ के लोग जो काम करते थे वकालत के पेशे में, बहुत सारे लोग थे, नकुल दुबे को जो है उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में उठाया, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको उठाया। अच्छा, तो दूसरा एक चीज और भी है कि इस बार ये तो तय है कि ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी में यूपी में योगी सरकार से नाराज है, और शायद ब्राह्मण वोट जो है बांटने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे का चयन किया है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ब्राह्मण वोटर है वो सपा की तरफ जा सकते हैं? देखिए, अभी तो किसी भी सूरत में ये नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण जो वोटर है वो मायावती की तरफ से आकृष्ट है। जो बातें हम लोग कर रहे हैं लगातार चौराहों पे, गली में, मोहल्ले में, वो मायावती की तरफ तो ज्यादा हुआ दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी तरफ ज्यादा हुआ नहीं दिख रहा है वो ब्राह्मण वोटर, आप समझिए। क्यों? क्योंकि जो है लगातार ऐसे बयान आते हैं कि जिससे अचानक जो है ब्राह्मण रूठ जाता है। अभी आप समझिए कि जो है स्वयं प्रसाद मौर्य जी जब समाजवादी पार्टी में थे, लगातार ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे, लगातार देवी देवताओं को गाली दे रहे थे। तो भाई आप किसी को गाली दोगे और सोचोगे कि वो आपको गले लगा ले। अच्छा, दूसरा ये भी है कि योगी सरकार में कई सारी ब्राह्मण उत्पीड़न की खबरें आई हैं, तो इन सब चीजों का जो है क्या निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, क्या मैसेज गया है इनसे? देखिए, अभी इस सरकार में खास तौर से, इसके पहले भी सरकारों में रहा है, हर जाति वर्ग का एक नेता है, लेकिन ब्राह्मण अपना जो सर्व नेता है, सबसे ऊपर का नेता है, ब्राह्मण नहीं समझ पा रहा है कि वो किसको नेता बनाए, और ऐसे नेता उभर के भी सामने नहीं आ रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा को अपना नेता क्या नहीं बनाता है? देखिए, ऐसे नेता अभी तक नहीं आ रहे हैं सामने जो ब्राह्मणों के हर सुख दुख में शामिल हों। जैसे आप समझिए कि किसी भी जाति में जो है कुछ होता है, जाति धर्म में कहीं भी कुछ होता है, तो उसके नेता उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में ऐसा है कि उनके नेता तात्कालिक नहीं पहुंचते वहां। कई बड़ी घटनाएं हुई ब्राह्मण उत्पीड़न की, वहां डिप्टी सीएम नहीं जा पाए। जी हाँ, बहुत सारे ब्रजेश पाठक। आप समझिए कि सरोजिनी नगर में एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, एक विशेष वर्ग के लोगों ने हत्या की थी, वहां पे जो है नहीं गए लोगों ने, मांग की कि भाई आप वहां जाइए, वहां पे जो है बहुत बहुत दिनों बाद गए वहां पे। तो ऐसी बहुत सारी, देवरिया में घटना हुई थी, जो है 4-5 ब्राह्मण वहां मारे गए थे, जो उसका मात्र पूरे परिवार में एक बच्चा बचा हुआ था, उसको कुछ पैसा दिया जाना चाहिए था, मुआवजा, एक भारी मुआवजे की मांग थी वहां पे, भाई पूरा परिवार उसका समाप्त हो गया। ऐसे ही रायबरेली में घटना हुई थी, ब्राह्मणों को मारा गया था। तो कम से कम ब्राह्मणों को जो अगर सुरक्षा मिले, सुरक्षा मिले, एक अच्छा मुआवजा मिले, अगर आप किसी भी जाति धर्म के लोगों को एक अच्छा मुआवजा दे रहे हो मरने पे, तो ब्राह्मण भी गरीब हैं, ब्राह्मण भी निचले तबके के हैं। लखनऊ में लोग जो है रिक्शा चला रहे हैं, लखनऊ में लोग जो है वो खाना बांट रहे हैं लोगों को, जो है गरीब, बहुत गरीब ब्राह्मण है, आप समझिए। लेकिन क्योंकि वो उनको एक मान लिया गया कि भाई वो उच्च जाति है, सवर्ण जाति है, इसलिए कुछ नहीं देंगे उनको हम, ठीक है ना। तो ये चीजें जो इनको नैरेटिव हटाना पड़ेगा। हर जाति में गरीब तबका है, उस तबके को हमको पहचानना पड़ेगा और उसको मुआवजा दें, उसको राहत सामग्री दें, उसका घर बनाएं, उसके लिए भी घर बनाएं। अच्छा, दूसरा ये चीज है, अभी जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव चल रहा है, तो ये बहुजन समाज पार्टी को जो ब्राह्मण अभी धीरे धीरे आ रहे हैं बसपा की तरफ, एक रुझान बन रहा है, उसका कारण बहन जी की सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था है,
या फिर बसपा की सरकार में कई सारे ब्राह्मण मंत्री विधायक बनाए गए, इसकी वजह से ब्राह्मण बसपा से उम्मीद लगाए बैठे? देखिए, मायावती जी की सरकार में तो कानून व्यवस्था तो चरम पे थी भाई। कानून व्यवस्था में बिजलाल जी उस समय डीजीपी थे, जो है जहाँ भी कहीं छोटी छोटी घटनाएं होती थी वहाँ मायावती का सख्त आदेश होता था कि आप उस जगह पहुंचिए, वहाँ पे कार्रवाई करिए। चाहे वो चित्रकूट में डकैत था, जो है उसको मारने के लिए खुद डीजीपी को भेजा वहाँ पे चित्रकूट में। हम लोग उस समय जो है चैनल के हेड ऑफिस में बैठे थे कि चीजें कवर लिख रहे थे, उसको जो है चला रहे थे उसको, तो लगातार देखा हमने। छोटी छोटी घटनाएं थी। कई अपराधी जो बड़े बड़े मंत्री और विधायक थे वहां पे जब मायावती जी के घर पहुंचे तो उन्होंने खुद अरेस्ट करवाया उनको। तो इससे जनता खुश होती है, अगर जनता देखती है कि भाई एक अपराधी को, एक जो है एक अपराधी, एक भ्रष्टाचारी है, उस पर खुलेआम कार्रवाई हो रही है, तो बड़ी बड़ी बात होती है ये जनता के लिए। खासतौर से जो मध्यम वर्गीय, जो डरा हुआ तबका है, भाई उसको सुरक्षा चाहिए। अगर वो घर से 10,000 रुपए लेके निकल रहा है राम बाबू जी, तो वो 10,000 रुपए लेके घर दूसरे घर पहुंच जाए जहां पे उसको पहुंचना है। वो ये नहीं, उसको 20,000 नहीं चाहिए, 10,000 का 20,000, लेकिन उसका जो पैसा है, जो उसका खुद का जो मूलधन है, उसको लेके दूसरे घर पहुंच जाए, ये बड़ी चीज है। आप समझिए, सुरक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। तो मायावती ने लोगों को सुरक्षा दी, मायावती ने लोगों को बताया कि हाँ, कानून व्यवस्था क्या चीज होती है। वही चीजें चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। धन्यवाद आनंद जी। तो ये थे आनंद मिश्रा जी हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबा इनका जो है एक्सपीरियंस है, मीडिया का बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया है, कई बड़े चैनलों में रहे। परिचय मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। इनसे बातचीत करने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना था कि सोशल मीडिया पर अभी एक बहुत सारा नैरेटिव चल रहा है, और उसमें खासकर ब्राह्मण समाज के लोग सोशल मीडिया पर बहन जी के समर्थन में बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं ये मैसेज जा रहा है कि जो ब्राह्मण समाज है, जिस तरीके से 2007 में खुल करके ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ आया था, कुछ उसी तरीके की पटकथा इस बार भी लिखी जा रही है। कुछ उसी तरीके के परिदृश्य, कुछ उसी तरीके की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड इस बार भी तैयार हो रहा है। अब देखना है कि बहुजन समाज पार्टी इन सब चीज़ों को किस तरीके से चुनाव में भुनाती है। ब्राह्मण समाज को लेकर के बहुजन समाज पार्टी जो है क्या एजेंडा बनाती है, क्या प्लान बनाती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ओबीसी जातियों को जोड़ने के लिए भाईचारा कमेटियों का गठन कर दिया गया है। ब्राह्मण समाज का इसलिए भी बसपा पर विश्वास काफी अडिग है क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी जब से बहुजन समाज पार्टी में आए हैं तब से लगातार हैं, इसलिए ब्राह्मण समाज को उम्मीद है कि वो शायद बहुजन समाज पार्टी में उसको सुरक्षा की भावना एक मिलेगी। तो देखना है 2027 के चुनाव को लेकर के, अभी काफी लंबा वक्त है, लेकिन जिस तरीके के रिस्पॉन्स आ रहे थे, मैंने सोचा कि आनंद मिश्रा जी से बात की जाए और उत्तर प्रदेश में किस तरीके का राजनीतिक माहौल है उसको समझने की कोशिश की है। अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।